ओके. नमन इज कमिंग. कुछ डाउट है अभी तक किसी का? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट. एक तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे. एंड देर इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स. प्राइमरी रीइंफोर्सर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्राइमरी नीड्स, जैसे हंगर है, प्लेजर है, थर्स्ट ड्राइव है. ये सब जो मैस्लोज हायरार्की में फर्स्ट स्टेज पे जो आता है ना, द दोज ऑल विच डायरेक्टली फुलफिल योर नीड्स, उसको प्राइमरी रीइंफोर्सर्स कहते हैं. And secondary reinforcers which indirectly fulfill your needs but it is important, उसको सेकेंडरी reinforcer कहते हैं, जैसे कि हमारा मनी हो गया. ठीक है. सो इधर बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया गया है दैट सेकेंडरी reinforcers do indeed get their reinforcing power from the process of classical conditioning. ठीक है. सो कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग से? क्योंकि मनी डायरेक्टली तो तुम्हें हैप्पीनेस नहीं देता है, राइट? इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. बट व्हाट मनी कैन डू, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस. तो लाइक जब हम छोटे होते हैं और हमें अगर चॉइस दी जाए कि तुम्हें पैसे चाहिए कि तुम्हें टॉफी चाहिए, लाइक छोटे एज इन लाइक 2-3 साल, अब तो खैर बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं. बट नमन, एक सेकंड. Yeah, Naman. So, Naman, we are talking about primary reinforcer and secondary reinforcer. Primary reinforcer is which fulfills directly fulfills our needs, and secondary reinforcers which indirectly fulfill our need. And secondary reinforcer may be classical conditioning होती है, because like secondary reinforcer जैसे money होता है, and money directly does not fulfill any need, but what money can do fulfills our need. जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे अगर पूछा जाए कि पैसे लोगे कि ये टॉफी लोगे, तो वो टॉफी चूज करेंगे. बट इवेंचुअली दे रियलाइज कि नहीं नहीं, टॉफी तो मतलब टॉफी तो मैं पैसे से ही खरीद रहा हूँ, तो अगर मेरे को पैसे ही मिल जाए तो मैं बहुत सारी टॉफी खरीद लूंगा. सो इट गेट्स धीरे धीरे क्लासिकली कंडीशन कि यू नो दैट गेटिंग दिस कैंडी इज अनकंडीशनड स्टिमुलस. ठीक है. एंड जो उससे प्लेजर मिल रहा है वो हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है. बट उस कैंडी के साथ साथ वो मनी, मनी जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है, वो बार बार पेयर किया जा रहा है, और देन उस मनी से इवेंचुअली कंडीशन रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है विच इज प्लेजर. ओके. सो दिस इज हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सप्लेन्स कि सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स होते हैं. सो ऐसे मत समझना ऑपरेंट कंडीशनिंग ही क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी रीइंफोर्सर is what relates to classical conditioning. Now, this is about secondary and primary reinforcers. यहाँ पे operant conditioning and classical conditioning के बीच में difference दे रखा है. Operant conditioning is end result in an increasing in the rate of already occurring response. ठीक है. And end result is creation of new response to a stimulus that did not normally produce that response. ठीक है. सो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अबाउट द वॉलंटरी बिहेवियर जो ऑलरेडी हो रहा था बट उसको हम बार बार कर रहे हैं. ठीक है. जैसे कि समवन इज वर्किंग टू गेट अ सैलरी, राइट? तो पीपल विल वर्क, मतलब उनको सैलरी नहीं मिल रही है, इंटर्नशिप नहीं मिल रही, मतलब सैलरी नहीं मिल रही है, तभी भी पीपल आर वर्किंग, राइट? व्हाई एम आई डूइंग दिस क्लासेस? आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी आउट ऑफ इट, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस क्लासेस. बट इफ आई गेट मनी आउट ऑफ इट, देन आई विल डू like it more frequently और ज्यादा अच्छे से, right? So that's operant conditioning, something that is already happening and reinforcement देके उसको और बढ़िया कर
उसको और बढ़िया करवा पाते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग इज समथिंग दैट इज नॉट ऑलरेडी हैपनिंग, लाइक बेल की साउंड पे कुत्ता सैलिवेट नहीं कर रहा था, बट वी टॉट दैट कुत्ता की बेल की साउंड पे तुम्हें सैलिवेट करना है बाय एसोसिएटिंग विद द फूड अगेन एंड अगेन। सो एंड रिजल्ट उसका होता है कि कुछ क्रिएट किया है हमने, और यहाँ पे एंड रिजल्ट में क्रिएशन नहीं होता है, बस रिस्पॉन्स को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्सेज वॉलेंट्री होते हैं, एंड इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में इनवॉलेंट्री होते हैं। जो कॉन्सिक्वेंसेज होता है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फॉर फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड एंटीसीडेंट स्टिमुला आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन फॉर्मिंग एन एसोसिएशन। सो ये जो है क्लासिकल कंडीशन, एंटीसीडेंट इज स्टिमुलस, जो अनकंडीशन स्टिमुलस था उसके पहले का जो भी स्टिमुलस है दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज एंटीसीडेंट फैक्टर, दैट इज एंटीसीडेंट स्टिमुलस, यानी डिजायर्ड स्टिमुलस, लाइक जो ऑलरेडी अकरिंग स्टिमुलस है उसके पहले का स्टिमुलस, दैट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर इन फॉर्मिंग एसोसिएशन। और इसमें जो कॉन्सिक्वेंस है, यानी जो रिस्पॉन्स है, जो कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर्मिंग एसोसिएशन। जैसे कि जो री इन्फोर्सेस है, कॉन्सिक्वेंसेज बेसिकली री इन्फोर्सेस है। सो सैलरी इज इम्पोर्टेंट इन मेकिंग श्योर कि एम्प्लॉय वर्क करता रहे, राइट? सो वो कॉन्सिक्वेंस है। सो रीइंफोर्समेंट शुड बी इमीडिएट, जैसे ऑपरेंट कंडीशन। व्हाट इज दिस, क्यों ये हो रहा है बार बार आज, ना हैंग क्यों हो रहा है? ये डिस्टर्बेंस में कैसे होगा? तुम लोग को इरिटेटिंग नहीं लग रही है डिस्टर्बेंस? ये हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। हम्म। क्या? सो वी टॉकिंग अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग। reinforcement should be immediate, and classical conditioning में जो condition stimulus है must occur immediately after unconditioned response. So दोनों में immediation तो है, जो reinforcement है उसको भी immediately मिलना चाहिए, और इधर classical conditioning में भी condition response को unconditioned response के साथ 4 to 5 seconds के बीच में ही होना चाहिए. An expectancy develops for reinforcement to follow correct. हाँ, Tanvi, you're saying something. Okay. एंड एक्सपेक्टेंसी डेवलप्स फॉर reinforcement टू फॉलो अ करेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन डेवलप हो रही है, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन reinforcement के लिए डेवलप होती है, और क्लासिकल कंडीशनिंग में एक्सपेक्टेशन कंडीशन स्टिमुलस के लिए, अनकंडीशन कंडीशन स्टिमुलस के लिए वो होती है, डेवलप होती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन दोनों में है, बस कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। सो यू कैन रीड दिस अप, एंड मे बी क्वेश्चन माइट कम, बट कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, और तुम अपने एग्जाम्स में भी इसको यूज कर सकते हो। नाउ देर इज न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग, हाउ लर्निंग कैन हैपन, उसका बायोलॉजिकल बेसिस क्या है। सो यहाँ पे बहुत सारा कुछ कुछ दे रखा है, but what's important in this is that learning consists of neurons in anterior cingulate cortex, which is in frontal lobe, in front of corpus callosum.
ठीक है, तो ये ब्रेन का एक पार्ट है, फ्रंटल लोब में आगे जो होता है हमारा फ्रंटल लोब, वहां पे एंटीरियर सिमुलेट कॉर्टेक्स होता है। उसके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है जब भी हम कुछ लर्न करते हैं, न्यू लर्निंग्स होती है, उस डोपामाइन रिलीज के थ्रू वी लर्न थिंग्स। ठीक है, सो इतना सा मैकेनिज्म है इसका। जब हम मेमोरी चैप्टर पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से पढ़ेंगे बायोलॉजिकल बेसिस क्या है लर्निंग का। तो बट अभी के लिए इतना जानना काफी है। डोपामाइन रिलीज ऑफ डोपामाइन इज इम्पोर्टेंट इन लर्निंग and accompanied by increased dopamine activity to signal that behavior was beneficial and do it again। जब भी कुछ behavior करने से प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस आता है तो डोपामाइन रिलीज होता है। और वो डोपामाइन रिलीज करने से ही हमारे ब्रेन को पता चलता है कि नहीं, तुमने जो किया वो सही किया और इसको बार बार करो। ठीक है, तो लाइक सपोज तुम्हारी क्लास में भी कोई डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट होगा, कोई ऐसा होगा जो फालतू के जोक्स बनाता होगा, पूरी क्लास हंसती होगी एंड वो जोक्स और बनाता होगा। सो व्हाट इज दिस, यू आर reinforcing his stupid jokes and reinforcing his destructive the distracting element in the class by laughing at him। और फिर उसके दिमाग में वो डोपामाइन हिट होता होगा और उसको लगता होगा जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, वो बार बार करता होगा और वो इवेंचुअली उसकी पर्सनालिटी बन जाएगी। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ पर्सनालिटी इज डेवलप। बट या जैसे लाइक पर्सनालिटी चैप्टर में भी इस चीज की रेफरेंसेस है, पढ़ोगे तुम लोग। देन देर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव री। ठीक है, सो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज कंफ्यूजिंग बिकॉज लोग समझ लेते हैं कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कुछ नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे, और उसको पनिशमेंट से रिलेट कर लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पे भी वर्ड रीइंफोर्समेंट लग गया, उसका मतलब होता है टू स्ट्रेंथन। इसको दिमाग में मतलब एकदम अच्छे से बिठा लो कि रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अब वो इंक्रीज इन लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर, वो इंक्रीज इन बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब किसी भी बिहेवियर को तुम बार बार करो, या तो तुम इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हें कुछ डिजायरेबल प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस चाहिए, या तो तुम इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हें कुछ अनडिजायरेबल अनप्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड करना है। तो जब तुम अवॉइड करते हो तो वो नेगेटिव री होता है, यानी बिहेवियर तो अभी भी बढ़ रहा है बट किसी चीज को अवॉइड करने के लिए बढ़ रहा है। और पॉजिटिव में ये है कि वो बिहेवियर बढ़ रहा है बट किसी चीज को पाने के लिए बढ़ रहा है। ठीक है, तो लाइक अगर योर पेरेंट्स नैग यू टू क्लीन योर रूम, सो यू क्लीन योर रूम एवरी डे जस्ट टू अवॉइड देयर नैगिंग, राइट। तो तुम रूम तो रोज ही साफ कर रहे हो बट क्यों कर रहे हो, टू अवॉइड द नैगिंग ऑफ योर पेरेंट्स, राइट। तो दैट्स नेगेटिव री। दैट नैगिंग, नैगिंग इज द नेगेटिव री जिसकी वजह से तुम रोज रूम साफ कर रहे हो। एंड पॉजिटिव री इज कि अगर तुम्हें पता है कि मम्मी की तारीफ करने से मम्मी अच्छा खाना बना के खिलाएगी, तो तुम रोज मम्मी की तारीफ कर रहे हो। सो दैट्स पॉजिटिव री। तारीफ इज पॉजिटिव री फॉर योर मदर, which increases the likelihood of cooking good food for you, right। so ये भी लाइक सिचुएशंस में ये भी देखना है कि रीइंफोर्समेंट किसके लिए है, मदर के लिए, ये तुम्हारे लिए। बिहेवियर तो तुम कर रहे हो बट रीइंफोर्समेंट किसके लिए है, राइट। सो ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। एग्जाम्पल्स वगैरह इसके काफी लाइक इस बुक में भी दे रखे हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर, सो डोंट डू इट रॉन्ग। सो इधर यही पूरा एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to remember that both positive and negative reinforcement increase the likelihood of behavior they follow। They both have the effect of strengthening or reinforcing the behavior। ठीक है, so यहाँ पे कुछ examples दे रखे हैं। Read it out। Pedro's father nags him to wash his car। Pedro hates being nagged, so he washes the car, so his father will stop nagging। तो अब ये कौन सा reinforcement है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बताओ। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, हाँ नेगेटिव है ये। नेक्स्ट वाला कौन बताएगा। Napoleon learns that talking in a funny voice gets him lot of attention from his classmates। ये तो अभी दोनों ही एग्जाम्पल दिए मैंने। पॉजिटिव।
हाँ, नेक्स्ट वाला पॉजिटिव है। ओके, अगर मैं बोलूं कि आई आई फियर दैट आई विल फेल इन एग्जाम सो आई स्टडी एवरी डे, ये कौन सा रीइंफोर्समेंट होगा? नेगेटिव। या तो खाली तन्वी के कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? तो ठीक है, दिस इज अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स। चैट जीपीटी करके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस खुद को देना, उससे बोलना ये डिफरेंट सिचुएशंस लो एंड टेस्ट इट आउट। इसकी ना बहुत प्रैक्टिस करो ताकि तुम भूलो ना, बिकॉज भूल जाते हैं इवेंचुअली ये। स्टार्टिंग में मैं भी बहुत बार भूलती थी, बट इवेंचुअली दिस कॉन्सेप्ट्स गॉट क्लियर एंड क्लियर। नाउ हियर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आई फाउंड। स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो रीइंफोर्समेंट की भी स्केड्यूल्स होते हैं, लाइक कितनी बार हो रहा है, कितने इंटरवल पे हो रहा है। दैट ऑल्सो डिटरमाइंस कि बिहेवियर कितना स्ट्रांग होगा। ठीक है, जो लर्निंग है बिहेवियर की वो कितनी स्ट्रांग होगी। तो स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर। एंड व्हाई द वन आर्म्ड बैंडेड इज सो सेडक्टिव। तो वन आर्म्ड बैंडेड का मतलब कसिनो है यहाँ पे, क्योंकि वो वन आर्म्ड होता है, जो कसिनो की टेबल होती है उसमें एक ही आर्म होता है, एंड बैंडेड इज चोर, लाइक दे लूट द मनी, like, and it's so seductive, and people still gamble, people still go to casinos even though they lose things. Why they do it? So इसका आंसर reinforcements में है। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में पागल हो जाते हैं, लाखों लाखों पैसे डुबा देते हैं, like why they do it when they know it's so risky, right? तो वो हम अभी इस थीम के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर पढ़ेंगे। यू नेवर नो, यू विल विन, लाइक। हाँ, ये तो मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ लिखा था कि लोग गैम्बल करते हैं, स्टॉक्स करते हैं, कैसीनोज में जाते हैं, बिकॉज दे नेवर नो व्हेन दे विल विन। समटाइम्स दे विन, समटाइम्स दे डोंट, एंड दैट एक्सपेक्टेशन दैट दे माइट विन, जिसको हम पार्शियल वेरिएबल स्केड्यूल बोलते हैं, रेशियो वेरिएबल स्केड्यूल बोलते हैं, दैट क्रिएट्स दिस। हम अभी पढ़ते हैं व्हाट इज दिस, हवा में बातें कर रही हूँ। The timing of reinforcement can make tremendous difference in the speed at which learning occurs and the strength of learned response. ठीक है, सो कितनी टाइम पे reinforcements मिल रहे हैं, ये डिटरमाइन करता है कि कितनी जल्दी हम कोई चीज सीखेंगे और कितना ज्यादा स्ट्रांगली वो सीखेंगे, लाइक कितनी लाइक जल्दी हम वो चीज नहीं भूलेंगे। ठीक है, इट्स दैट। सो कुछ रीइंफोर्समेंट्स हमें कॉन्टिन्यूसली मिलते हैं, कि लाइक अगर इसमें जैसे एग्जांपल दे रखा है कि मेरी मम्मी ने बोला कि जब जब मैं कपड़े अपने धोने में डालूंगी तब तब वो मुझे 2 रुपए देंगी। ठीक है, तो मैं रोज ही अपने कपड़े धोने में डालती हूँ तो मुझे 2 रुपए मिलते हैं। तो ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट है कि मेरा बिहेवियर जो है कि मैं अपने कपड़े धोने में डालूं इंस्टेड ऑफ जमीन पे फेंकने के, तो उसको रीइंफोर्स किया जा रहा है 2 रुपए दे के रोज रोज। ठीक है, तो मैं ये रोज कर रही हूँ। अब किसी दिन मैंने ये अपने कपड़े धोने में डाले, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, कि हर डिजायरेबल बिहेवियर के बाद, एक्सपेक्टेड बिहेवियर के बाद, एक करेक्ट बिहेवियर के बाद एक रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। ठीक है, नो मैट लाइक जब जब वो बिहेवियर हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। एंड देन देयर इज पार्शियल रीइंफोर्समेंट, कि हर करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद नहीं दिया जा रहा है, बट सेवरल करेक्ट रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। सो आफ्टर सेवरल रिस्पॉन्सेज रीइंफोर्समेंट इज गिवन। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में कि लाइक पीपल विल लर्न टू बिहेव इन दैट वे क्विकली, ज्यादा जल्दी सीखेंगे क्योंकि रीइंफोर्समेंट हर बार मिल रहा है। बट जैसे ही वो रीइंफोर्समेंट बंद कर दिया जाएगा, उतनी ही जल्दी उनका वो जो बिहेवियर है वो डाई डाउन हो जाएगा। ठीक है, बट पार्शियल रीइंफोर्समेंट्स में इट टेक्स स्लो, इट लाइक पीपल लर्न इट स्लोली, बट देयर बिहेवियर विल नॉट डाई डाउन इजीली। ठीक है, जरूरी नहीं, लाइक अगर मुझे पता है कि मुझे हर हफ्ते 2 रुपए मिल रहे हैं, नॉट हर हफ्ते, बट कभी कभी मिलते हैं 2 रुपए, बट कभी कभी नहीं मिलते हैं, तो मैं लाइक हर रोज डालूंगी एक्सपेक्ट करते हुए कि मे बी आज मिल जाए, मे बी आज मिल जाए, मे बी आज मिल जाए। और अगर मम्मी ने मुझे 2 रुपए देना बंद कर दिया फॉर स्ट्रेट 2 वीक्स, मैं फिर भी डाले जाऊंगी इन होप मे बी मम्मी मुझे दे दे। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स में भी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी ये होता है कि समटाइम्स वो जो कहते हैं ना लव बॉम्बिंग जो कहते हैं, व्हाट इज दिस, लव बॉम्बिंग इज बेसिकली पार्शियल रीइंफोर्समेंट ओनली, कि कभी कभी द अदर पर्सन लव्स सो मच
कि उस एक्सपेक्टेंसी के चक्कर में इवन दो दे नो people know that they are not being treated right, they stay in that relationship. So like people who study psychology, like honestly, अगर वो फिर भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक है, तो आई तो वेरी मच डाउटेड कि तुम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रख क्यों नहीं रहे हो. सो इट्स लाइक दैट. सो ये है पार्शियल रीइंफोर्समेंट एंड कंटिन्यूअस. पार्शियल रीइंफोर्समेंट्स के अंदर में आता है इंटरवल रेशियो, इंटरवल स्केड्यूल्स एंड रेशियो स्केड्यूल्स. इंटरवल स्केड्यूल्स में भी फिक्स इंटरवल स्केड्यूल होता है एंड वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल होता है, एंड रेशियो में फिक्स रेशियो स्केड्यूल एंड वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल होता है. ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लो. आई नो इनिशियली इट विल साउंड कंफ्यूजिंग, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखोगे, इसको अपने आप खुद से पढ़ोगे लिखोगे तो समझ में आ जाएगा. अभी मैं बता देती हूँ दोनों का डिफरेंस क्या है. पार्शियल के अंदर पहले तो इंटरवल एंड रेशियो आता है. इंटरवल का मतलब है कि एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, टाइम इज द इम्पोर्टेंट वर्ड, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद री मिलता है. अगर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक करेक्ट रिस्पॉन्स या डिजायर्ड बिहेवियर शोकेस किया गया, तब जाके री मिलती है. एंड रेशियो में होता है कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज और नंबर ऑफ बिहेवियर के बाद रीइंफोर्समेंट मिलता है. सो ये इंटरवल एंड रेशियो के बीच का डिफरेंस है. रेशियो इज अबाउट द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड इंटरवल इज अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ रिस्पॉन्सेज. एंड फिक्स्ड इंटरवल इज मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, जैसे एक हफ्ते के बाद तुम कितनी बार भी उसे एक हफ्ते में रिस्पॉन्सेज कर लो, बट एक हफ्ते के बाद ही तुम्हें रीइंफोर्समेंट मिलेगा. यानी लाइक ऑफ सैलरीज जो होती हैं, दैट्स द एग्जांपल ऑफ इंटरवल फिक्स्ड स्केड्यूल. तो इसमें क्या होता है कि तुम कितना भी काम कर लो एक महीना, ठीक है, तुम्हें सैलरी उतनी ही मिलनी है और उसी दिन मिलनी है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज आर वेरी मच मोटिवेटेड टू वर्क, ओके, और कुछ एम्प्लॉयज आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क, और कुछ एम्प्लॉयज विल वर्क ओनली जब सैलरी मिलनी वाली होगी तब बहुत अच्छे से काम करेंगे, एंड फिर देन इट विल डाई डाउन. जैसे इसका एग्जाम्पल हम इलेक्शंस में भी ले सकते हैं कि इलेक्शंस जब आने वाले होते हैं तब यू विल सी कि हाँ काफी काम हो रहा है, रोड्स बन रही है, ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना हो रहा है, फिर वो पार्टी जीत जाती है, फिर वो कोई काम नहीं करती है. तो उनको पता है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इलेक्शंस होंगे, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो जीतेंगे, उनको री मिलेगा. तो इसीलिए वो सिर्फ तभी काम करना स्टार्ट करते हैं जब वो चीज, जब उनको री मिलने वाला होता है. तो ये जो इफेक्ट होता है ना कि दे वर्क ओनली ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दे आर गोइंग टू गेट दैट रीइंफोर्समेंट, इसको बोलते हैं स्टूपिंग इफेक्ट. ठीक है, नहीं स्टूपिंग नहीं, स्केलोपिंग इफेक्ट, सॉरी, इसको बोलते हैं स्केलोपिंग इफेक्ट. रिस्पॉन्स गोज अप ओनली बिफोर गेटिंग द रीइंफोर्समेंट, देन इट डाइज डाउन. ठीक है, सो फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल का यही है कि कितनी बार भी वो एक्शन हुआ हो उस टाइम पीरियड में, एक महीने के टाइम पीरियड में मान लो पेचेक मिलने वाला है, सो कितना भी तुम काम कर लो पेचेक तुम्हें उतना ही मिलेगा और उसी दिन मिलेगा. तो कुछ लोग ज्यादा काम कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, अपने उसके हिसाब से करते हैं. So this is not a very strong method of reinforcement. ठीक है, although this is a very effective one क्योंकि सैलरी के लिए लोग उन जॉब्स में भी पड़े रहते हैं जो जॉब्स उन्हें पसंद नहीं है, बट इट्स नॉट वेरी मच वो कि क्योंकि अगर उनको सैलरी मिलना बंद हो जाएगी, एक महीने नहीं मिली, 2 महीने नहीं मिली, तो जॉब छोड़ देंगे. ठीक है, फिर वो काम नहीं करेंगे, तो इट्स नॉट वेरी मच इफेक्टिव. दे आर नॉट इंटरनली मोटिवेटेड टू डू इट. ठीक है, दे आर डूइंग इट जस्ट बिकॉज दे नो दैट इस दिन हमें ये चीज मिल जाएगी. दे हैव एश्योरेंस ऑफ इट, दे हैव गारंटी कि हाँ इस टाइम पे मिल जाएगा. वेरिएबल इंटरवल है कि कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, कभी 2 महीने में भी सैलरी मिल सकती है, कभी 2 हफ्ते में भी मिल सकती है, कभी एक हफ्ते में भी मिल सकती है, बट टाइम पीरियड कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही मिलेगी. ठीक है, सो दैट्स वेरिएबल स्केड्यूल. ठीक है, अनसर्टेन टाइम पीरियड है यहाँ पे. सो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे पॉप क्विजेज है. ठीक है, टीचर कैन टेक क्विज एनी टाइम. ठीक है, उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, कभी वो दो दो हफ्ता पढ़ाने के बाद क्विज ले लेती है, कभी एक हफ्ता पढ़ाने के बाद क्विज ले लेती है. तो उसमें व्हाट द पर्सन डज, वो रोज थोड़ा 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 पढ़ता है. ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल में क्या होता है ना, जैसे एग्जाम्स के हमें पता है कि 28 मार्च को मेरा एग्जाम है, तो मैं सबसे ज्यादा पढ़ाई 19 मार्च को ही करूंगी, भले ही मेरे पास उससे पहले 4 दिन हो. ऐसा होता है ना जब एग्जाम्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है तो हम नहीं पढ़ते हैं, बट लास्ट के 10 डेज में, लास्ट का एक दिन में हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं.
तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ फिक्स इंटरवल शेड्यूल। एंड जब हमें पता होता है, जब हमें पता नहीं होता है एग्जाम कब है, कभी भी हो सकता है, वो क्विज कभी भी हो सकता है, तब हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो हमारी जो एग्जाम की पढ़ाई है ना, जो एंट्रेंस एंट्रेंस की पढ़ाई है ना, वो वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल की तरह होनी चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तभी जाके एंड में एक एक्यूमुलेटेड अच्छा रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। अगर तुम सोचोगे कि हाँ एंट्रेंस अब 10 दिन बाद है और अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो भैया कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। सो ये है वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल रीइंफोर्समेंट का मतलब। देन देर इज रेशियो स्केड्यूल। रेशियो में आता है नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट मिलता है, जैसे कि एलआईसी टारगेट्स होते हैं। तो लोगों को, जो एलआईसी एजेंट्स होते हैं, उनको होता है कि हाँ तुमने अगर अपनी 10 10 एलआईसी बेच दी तो तुमको इतना अमाउंट मैं दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, फिक्स नंबर एक बता दिया है कि हाँ 10 एलआईसी तुम्हें बेचनी है। उसके बाद उनको रीइंफोर्समेंट विच इज द मनी दे विल गेट। ठीक है, सो ये हो जाता है फिक्स रेशियो। एंड वेरिएबल रेशियो है कि कितने भी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद तुम्हें मिल सकता है, कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि तुमने 10 ही एलआईसी बेची या 2 ही एलआईसी बेची। वो ओनर पे डिपेंड करता है कि वो ज्यादा खुश हुआ तो उसने तुम्हें 2 के बाद पैसे दे दिए, कम खुश हुआ, उसको नहीं पसंद आया तुम्हारा काम, तो वो 10 के बाद भी तुम्हें पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, so that's variable. Okay, it's not fixed, it's not specific, it can happen anytime. So variable ratio schedule is the most effective or strongest type of ये, बिकॉज इंटरवल में क्या होता है ना कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद तुम्हें मिल रहा होता है। तो तुम जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज है ना वो ज्यादा भी नहीं करते हो, बिकॉज तुम्हें पता है कि पैसे तो इतने टाइम के पीरियड के बाद ही मिल रहे हैं। और वेरिएबल में भी तुम्हें पता होता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद मिल जाएगा, तो उतनी फास्टली या स्ट्रांगली या ज्यादा बार तुम वो बिहेवियर नहीं दिखाते हो। बट रेशियो में तुम्हें नहीं पता होता, वेरिएबल रेशियो में तुम्हें नहीं पता होता कितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद तुम्हें मिल जाए, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी नहीं है। तो तुम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज करते हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम बार वो बिहेवियर शो करते हो, बिकॉज इट कैन हैपन एनी टाइम। ठीक है, सो अगेन मैं रिलेशनशिप्स का एग्जांपल ले रही हूँ बिकॉज बहुत अच्छे से समझ आ जाती है ये चीजें। कि कुछ लोग होते हैं ना, पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज होती है जिनके अंदर, तो उनको लाइक मान लो कि देयर इज अ गर्ल हु हैज अ बॉयफ्रेंड हु डज नॉट पे अटेंशन टू हर, बट कभी कभी वो लव बॉम्बिंग करते हैं, समटाइम्स दे पे अटेंशन। बट द गाय सेज कि अगर तुम मेरे से प्यार से बात करोगी मैं सिर्फ तभी तुम्हें अटेंशन दूंगा। तो वो रिगार्डलेस, वो लड़का कितना भी रूडली बात करे, वो हमेशा प्यार से बात करेगी। ठीक है, कि कभी तो मुझसे प्यार से बात कर लेगा ये, उस होप में, उस एक्सपेक्टेंसी में। राइट, तो आई डोंट नो कि मैं 10 दिन लगातार इससे प्यार से बात करूंगी तो मैं भी एक दिन वो मुझसे प्यार से बात कर ले, 2 दिन प्यार से बात करूंगी तो शायद एक दिन वो मेरे से प्यार से बात कर ले। सो दैट्स रेशियो वेरिएबल स्केड्यूल। In this context you can understand, I hope you understand this. एंड फिक्स्ड वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल की बात करें अगर हम, तो इसका एग्जांपल देखते हैं एक बार। So notice two things about fixed. The rate of responding is best. In humans terms, anyone who does piecework in which a certain number of items have to be completed before payment is given is reinforced or fixed ratio schedule. हाँ, लाइक वही एल आई सी एजेंट वाला ही है कि 10 10 एल आई सी बेच दिए तो तुमको इतना पैसा मिल जाएगा। सो वही चीज है। आई थिंक आई कवर्ड 4 ऑफ द स्केड्यूल्स। किसी को इन चारों स्केड्यूल्स में कुछ डाउट है? वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल इज द एग्जांपल ऑफ गैम्बलिंग, एंड वो जो कसिनो वाला जो हमने टाइटल में पढ़ा ना पूरा, कहाँ गया, कि वो लोग स्टॉक मार्केट एंड गैम्बलिंग्स में क्यों फंसे रहते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल ओनली। बिकॉज उनको नहीं पता होता है कि कौन से उस पे वो पैसा लगाएंगे, कौन से स्टॉक में वो पैसा लगा दें, कब मार्केट ऊपर हो जाए तो उनको पैसे मिल जाए। तो वो एक होप रहती है, एक एक्सपेक्टेंसी रहती है, इसलिए वो हाई रिस्क में इंडल्ज हो जाते हैं। इट काइंड ऑफ like they don't give it a much thought. If they give it a thought, अगर less greedy होंगे so they might not get into gambling. बट वहां पे एक्चुअली यही साइकोलॉजी यूज की जाती है स्टॉक मार्केट्स में, कैसीनो में, गैम्बल्स में, कि वो कभी कभी किसी किसी को थोड़ा बहुत रिवॉर्ड दे देते हैं। जो स्टॉक्स में भी तुमने सुना होगा, जो टॉप प्लेयर्स है सिर्फ वही प्रॉफिट कमाते हैं, एंड जो आम जनता है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाती है। बट पैसा तो आम जनता से ही जा रहा होता है, राइट? तो
दे यूज दिस साइकोलॉजी होती वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल की साइकोलॉजी। तो ये चारों चीजें क्लियर है गाइस? ये क्लास का टाइम एंड हो रहा है, कुछ तुम्हें डाउट्स हैं तो पूछ लो। एंड उसके बाद वही है, पनिशमेंट्स एंड ऑल इट्स वेरी जनरल, तुम लोग पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, कुछ नहीं समझ आएगा तो तुम व्हाट्सएप पे डाल देना एंड आई क्लियर इट आउट, मैं वॉइस नोट भेज दूंगी। बोलो कुछ, एनी डाउट? गाइस नो डाउट, कुछ बोलो तो सही। हाँ ना, ठीक है, ओके, No doubts for me. ठीक है, ठीक है। सो यू कैन लीव द क्लास, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। इस वीक का सारा टास्क लिंक वगैरह जितना भी रिकॉर्डिंग्स हो पाया है वो सब मैं भेज देती हूँ, अभी बैठ के भेज देती हूँ, फिर आई फॉरगेट अबाउट इट। थैंक यू, वेलकम वेलकम तन्वी, यू कैन लीव। ओके गाइस, कोई डाउट नहीं है, सो आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, आई होप तुम्हारे क्लियर हो कॉन्सेप्ट।